क्या आपको लगा कि जिस इशू को लेकर के अन्ना ने मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, उसमें जितना व्यापक तरीके से राष्ट्रव्यापी और देश के बाहर भी जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, इसकी उम्मीद अन्ना को थी? इतनी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन एक भूमि जो बन चुकी थी स्कैम स्कैंडल्स निकलने के बाद, जैसे हमने आदर्श निकाला, अब एक ही घोटाले में इतने मोहरे आ गए, आज भी हमारी केस चल रही है, कौन कौन और आएंगे। विलासराव देशमुख जो मीडिएटर बन के आ रहे हैं वो खुद सबसे बड़े अपराधी साबित होंगे, ऐसा दिख रहा है हमको। और उसके साथ साथ लवासा निकाला तो शरद पवार जी की पूरी फैमिली आ गई। बिल्डर्स के हमने निकाले, 2G स्पेक्ट्रम प्रशांत भूषण जी और इन्होंने निकाला। कॉमनवेल्थ गेम्स सामने आया तो बढ़ता ही गया। मुझे लगता है कि ये सभी की भूमि बनी हुई थी। ये सारे इशू एकाएक आते गए, इसलिए पब्लिक सड़क पे आ गई, ये कारण था? ये एक भूमि थी और लोगों को इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक शोषण और लूट का चित्र सामने आया। और समझते कौन है ये राजनेता, इनकी मनमानी और अंधाधुंधी कैसे चलने दे सकते हैं, ये सवाल लोगों के मन में उभरा। और ये लोगों को लगा कि हमको कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है। लेकिन दूसरी बाजू व्यक्तिगत जो भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार को, उसकी भी हद हो चुकी है। तीसरी बाजू अत्याचार, हिंसा, ये शासन के पूरे नीति नियोजन में है, वो भी लोग भुगत रहे हैं। विस्थापन जैसा मुद्दा एक प्रकार की हिंसा है, कत्ले आम हो रही है गाँव की बस्तियों की। तीसरा कारण है मीडिया, माध्यम जो आज नई टेक्नोलॉजी ने दिए हैं, जो हमारे जैसे आंदोलनकारियों ने इस्तेमाल नहीं किए। SMS, ट्विटर, इसकी जो पहुंच है, ताकत भले हो नहीं हो पर पहुंच है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मिस्र के आंदोलन पे हुआ, ट्यूनीशिया में हुआ, तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज भी हर घर में रोटी नहीं मिल रही है, वहाँ भी मोबाइल है। ऐसी स्थिति है हमारे गरीब बस्तियों में भी मैं देखती हूँ। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का जुड़ना, जो किसी भी कारण हो, कोई कहते हैं कि मीडिया इक्वल टू राडिया जो हुआ था, उससे निकलने के लिए मीडिया इसमें उतर आई है। मुझे लगता है कि पर मैं देखती हूँ कि 24 घंटे काम करने वाले जो मीडिया कर्मी वहाँ हैं, उनके अंदर भी कुछ भावना आज निर्माण हो रही है। क्या अन्ना की इस आंदोलन को 74-75 के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की आंदोलन से जोड़कर देख सकते हैं? ज़रूर देख सकते हैं, पर वहाँ जो राजनीतिक सोच और प्रक्रिया अधिक चली थी, और मेरे ख्याल से उसकी एक ताकत थी पर उसकी एक कमजोरी भी थी। वहाँ जनसंघ से लेकर समाजवादियों तक जो सब एकत्रित हो गए थे, उनकी भजिया टिक नहीं पाई। और उल्टा कई लोग अब ये दोष दे रहे हैं उस आंदोलन को कि उस समय जनसंघों को नहीं लेते तो कम्युनल फोर्सेस ताकत से ऊपर नहीं उठती वगैरह वगैरह। तो मतभेद बना रहा, आंदोलन चलता रहा, और जो उत्स्फूर्त विद्यार्थियों की युवा शक्ति आई थी, उनको अगला मार्गदर्शन और रास्ता देने का काम रह ही गया। एक प्रमुख कारण JP का उसके बाद जल्दी ही निकल जाना भी हुआ। अन्ना के आंदोलन में अधिकांश यूथ दिख रहे हैं, और वो यूथ हैं जो टोटली पूरी तरह से कैरियरिस्ट हैं। तो ये जादू अन्ना ने कैसे की? पारंपरिक जन आंदोलनों की जो प्रक्रियाएं और रास्ते थे, उससे वो अलग कुछ तरीके और माध्यम अपनाते रहे हैं, इसलिए भी पहुँच है। वो मैसेज और मैसेज का माध्यम दोनों कुछ नएपन उसमें लाने के लिए ज़रूर सफल साबित हुए हैं। अन्ना को प्रोवोक करने में क्या मनीष तिवारी इस तरीके लोगों का बयान भी कोई कारण था? प्रोवोक करने में नहीं, अन्ना इतने आसानी से प्रोवोक नहीं होते, पर बल देने में इस आंदोलन को ज़रूर था। अब कल उन्होंने माफ़ी मांगी है, अब UPA ने भी अगर तत्काल संवाद शुरू करते तो बहुत बड़ी बात होती। आरोप लगाया हिंदी में, माफ़ी मांगी अंग्रेजी में। वो तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि जेल में भेजना और इस प्रकार के आरोप करना, जिसका हम सब लोगों ने तत्काल खंडन किया, ये लोगों को जचा नहीं। सरकार के जिन 5 मंत्रियों ने ड्राफ्ट को लेकर पूरे 2 महीने तक सिविल सोसाइटी को बरगलाया, आप इन चेहरों को हराने के लिए भी कोशिश करेंगे? बिल्कुल, सांसदों को लोग ही हरा देंगे। जिन सांसदों ने सही में अभी कुछ भूमिका ली है, कुछ तो अपने पार्टी के ऊपर हो गए, जैसे महाराष्ट्र के दत्ता मेघे, संजय निरुपम जैसे कांग्रेस के सांसद, या यशवंत सिन्हा जैसे BJP के सांसद, या और गजानन बाबर जैसे शिवसेना के सांसद, जिन्होंने पहले ही भूमिका ले ली, पार्टी ने भूमिका कुछ बनाने के पहले ही या बिना बनाए हुए भी।
मेरे ख्याल से उनका स्वागत होना चाहिए। और ऐसे सांसद थोड़े ज़्यादा जनवादी प्रतिनिधित्व करने के लायकात रखते हैं, ये मानकर लोग उनके झोली में कुछ डालेंगे अगर अगले चुनाव में, तो वो गैर नहीं होगा। कम से कम शराब और पैसे के आधार पर नहीं तो जन लोकपाल के ऐसे मुद्दे के आधार पर वोट बैंक तय होती है, ये देखना भी ज़रूरी है। अगर सोनिया गांधी देश में होती तो शायद ये मूवमेंट 10 दिन नहीं चलता। फ़र्क ज़रूर पड़ता, क्योंकि कल की भी कैबिनेट की मीटिंग के बाद मैंने सुनी तो काफ़ी बहस और विवाद हो रहा है। कोई ऐसा नेतृत्व नहीं दिख रहा है खंभीर कि जो थोड़ा सा जनवादी भूमिका ले सकता है। मेरे ख्याल से सोनिया जी वो भूमिका निभा सकती थी। 2 दिन पहले जो ऑल पार्टी मीट प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिटिक्स ये की कि कल तक ये आरोप लग रहा था कि गवर्नमेंट इस पूरे एजेंडा के साथ नहीं है। मीटिंग के बाद उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ मैं नहीं, विपक्षी पार्टियां भी आपके जन लोकपाल से सहमत नहीं हैं और वो थर्ड बिल की मांग कर रही हैं। वो भी है, पर दूसरा ये कि मुझे लगता है कि अंदर ही विवाद है। मुझे मालूम पड़ा कि कपिल सिब्बल चिदम्बरम जैसे कि एक भूमिका है और सलमान खुर्शीद या होपफुली जयराम रमेश और अन्य थोड़ी अलग भूमिका ले रहे होंगे। इसलिए उन्होंने सही तो थोड़ी जनता से जो ज़्यादा संवादशील हो रहे हैं और होते हैं, ऐसे मंत्रियों को चर्चा के लिए अगुवाह बनाना था, मीडिएटर्स बनाना था। कांग्रेस के पास जैसे भ्रष्टाचार मुक्त मंत्री कोई है ही नहीं कि वो मीडिएटर बन जाए। ऐसा जो चित्र सामने आया वो बहुत दुर्दैवी चित्र है। जिस सरकार ने, जिस 5 मेंबर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने पूरे एजेंडे को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, वही सरकार, वही प्रणब मुखर्जी आज उस इशू पे बात करने के लिए ऑथराइज किए गए हैं। वो भी है, और प्रणब मुखर्जी ने खुद 23 तारीख को भी जो मंजूर किया, जब पहला डायलॉग हुआ, प्रशांत जी अरविंद जी वगैरह गए थे, उसको उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल बदल दिया। तो कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा आ गया कि पार्टीज़ भी इतने आसानी से पूरे जन लोकपाल को अपोजिशन पार्टीज़ भी नहीं मंजूर कर रही है। तो कांग्रेस कारण था कि वो आक्रामक थे परसों, हो सकता है। सरकार कह रही है कि आपका ये जन लोकपाल विधेयक प्रैक्टिकल नहीं है। हमको तो नहीं होता है, छोटे मोटे लैक्यूना अगर होंगे तो उसको निकाल जा सकता है। आरटीआई में भी कई सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, पर अभी तो ये ही सही मसौदा लगता है, क्योंकि इसमें अगर कर्मचारी या अधिकारियों की संख्या की बात है तो किसी भी क्षेत्र में जो पूरी ढांचा और यंत्रणा होती है राष्ट्रीय से स्थानीय तक या स्थानीय से राष्ट्रीय तक, उसमें इतने तो कर्मचारी अधिकारी होंगे ही। भ्रष्टाचार इतना बड़ा, व्याप्त और फैला हुआ मुद्दा है, जड़मूल स्थानीय क्षेत्र में है और ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे भ्रष्टाचारियों का एक इमला है। तो दूसरी बात, अगर बोझ बनेंगे, पैसा लगेगा, तो जस्ट 0.25% ऑफ द बजट, ये मैक्सिमम लिमिट है फंड्स की, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगती है कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी तिजोरियाँ जो खाली हो रही है, उसका अगर एक थोड़ा सा भी हिस्सा बचाना है तो इतना बजट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके ड्राफ्ट में, जन लोकपाल के ड्राफ्ट में एनजीओ को शामिल नहीं किया, कौन सा विवाद है इसमें? क्या संस्थाओं को भी कसने का कार्य शायद इसके लिए करना चाहते हैं कि वो राजनीतिक आंदोलनों को समर्थन देते हैं, लेकिन दूसरी बात भी है कि एनजीओज़ को जो सरकारी पैसा अगर मिलेगा तो वो आएंगे इस दायरे में। कांग्रेस के नेता ये अन्ना को ये कहकर ललकार रहे हैं कि यदि इतना ही जनता का सपोर्ट है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं शामिल हो जाते? राजनीति का अर्थ जो आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक संकुचित हो गया है, उसके बदले में सही जो अर्थ है राजनीति का, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी और द क्लासेस विद इन द सोसाइटी, तो आज इसकी ज़रूरत है कि सत्ता और जनता, ये जो वर्गीकरण हुआ है, इसके बीच की दूरी निपटने वाली प्रक्रिया, इसको राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाए, और वही अर्थ डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है एक प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये अराजनीतिक कुछ है, और वो चुनावी राजनीति जो आज मैनेजमेंट बन गई है वही राजनीति है, ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें राज भी नहीं बचा है, नीति भी नहीं बची। तो जो मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ, संवैधानिक ढांचा और अधिकार और मार्गदर्शक सिद्धांतों के चौखट के साथ जो देश में बदलाव लाना है, जिसके लिए लोकसभा और विधानसभाएं बनाई गई हैं, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को चुनकर
जनता की समस्याएं, जनता की प्राथमिकताएं, जनता के सपने, जनता का विकास का नज़रिया आपके निर्णयों में प्रतिबिंबित हो, ये अपेक्षा की गई है। वो अपेक्षा अगर उनसे नहीं पूरी हो रही है और जनता जहां अच्छे स्तर पर सहभागी हो सकती है, और ऐसे भी अहिंसक मोड वाले आंदोलनों में जिसमें सहभाग जरूरी है, वो हम लोग चलाना चाहेंगे। क्या सिविल सोसाइटी के बीच कभी इस बात की चर्चा हुई कि ये समय है जब पॉलिटिक्स में ईमानदार लोगों को, आप सरीखे ईमानदार लोगों को आना चाहिए ताकि एक अच्छे विधान बने, अच्छे नियम कानून बने? ये तो बात है, कुछ लोगों ने अंदर जाना भी चाहिए, पर यह भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने बाहर रहना चाहिए। जिसकी जो ताकत और जिस पर विश्वास है, जिस प्रक्रिया पर और जिसमें कुशलता है, वो होनी चाहिए। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में करप्शन है, उस पर काबू पाने के लिए क्या लगता नहीं है कि सिविल सोसाइटी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज जो मुद्दा बन गया है वही जन आंदोलनों की राजनीति का, और कुछ लोग तो ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में उतरते भी हैं, हस्तक्षेप करते भी हैं, वो ठीक भी है, लेकिन अन्यथा समाज को तोड़ देती है चुनावी राजनीति, ये हमने देखा है। और कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना तो आपके कुछ एमपीज़ या एमएलएस चुनकर भी आए तो भी वो जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक उनका असर हमारे असर से भी कम होता है। एक अंतिम सवाल, आपके विधेयक को जो लोग पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या सिविल सोसाइटी उनको बहिष्कार करने का भी कार्यक्रम करेगी? सोचा जा रहा है सामाजिक बहिष्कार, केवल राजनीतिक घेरा नहीं, लेकिन कार्यक्रम तो एक एक दौर के अलग अलग होंगे और वो पूरे कमेटी का निर्णय होकर सामूहिक निर्णय से ही जाहिर होते जाएंगे। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ